हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ जो 2022 में हुआ था। इससे पहले मैंने आपके साइंस का क्वेश्चन पेपर और जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको सॉल्व करा दिया है और उसमें मैंने आपके सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2022 में आए थे सारे के सारे करा दिए। वैसे ही सेम आपका संस्कृत का पेपर भी आज मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन पेपर के बारे में आप जानते ही हैं कि आपका पेपर 25 नंबर का होने वाला है और जो आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम में वो मिलने वाला है 1 घंटे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन आया हुआ है, संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 8, 12, 10 या फिर 14। तो जो आपके संस्कृत में माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं उनकी संख्या 14 है। और अगर प्रत्याहार पूछे जाएँ तो प्रत्याहार आपके 42 प्रत्याहार होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, टा वर्ग का मतलब टा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या फिर ओष्ठ। तो टा का क्या होता है? ऋ नाम मूर्धा, यानी कि क्या उच्चारण स्थान रहेगा इसका? मूर्धा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? बालक, नदी, एतत्, विद्यालय। तो इनमें आपका जो नपुंसक लिंग है वो है एतत्। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? रमेश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि? रमेश, रमेश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? रमा प्लस ईश, यानी कौन सी संधि हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ हो रही है आपकी गुण संधि और गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणः। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, राज पुरुष में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो राजा का पुरुष यहाँ पर इसका विग्रह होगा तो कौन सा समास रहेगा? तत्पुरुष समास। उम्मीद कर रही हूँ आपके पांचों के पांचों एमसीक्यू क्वेश्चन सही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है? यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दीर्घ संधि का सूत्र लिखकर स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों के रूप लिखिएगा। तो आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सबसे पहले का, दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे अक प्रत्याहार के बाद उनके सवर्ण आने पर उनका दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लेना। वैसे मैं जब पीडीएफ आपको अपलोड करूँगी तो मैं करेक्शन कर दूँगी। ठीक है, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। वहाँ पर मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कराती जाऊँगी उनकी पीडीएफ भी अपलोड करती जाऊँगी। ठीक है, स्पष्टीकरण करने के बाद आप 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, देव प्लस आलय इक्वल देवालय। इसमें क्या हो रहा है? आ और आ मिलकर के क्या हो रहे हैं? दीर्घ आ में बदल जा रहे हैं। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद उनका सवर्ण आने पर वो अपने दीर्घ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। तो ई के बाद ई आया, इसलिए ये दोनों ई किस में कन्वर्ट हो गए? अपने दीर्घ में। समझ में आ गई बात? अगला प्रश्न था आपका, नदी का प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों का रूप लिखिएगा। तो नदी का प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है नदी, द्विवचन नद्यो और आपका बहुवचन होता है नद्यः। ठीक है, 19 की संस्कृत पूछी गई थी तो 19 का संस्कृत रहता है नवदश, एकोनविंशति। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, या तो नवदश लिख दो या फिर एकोनविंशति लिख दीजिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? 9th क्वेश्चन आया हुआ है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? और पठ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। साथ साथ चौमासा में कौन सा समास है? तो तीनों के आंसर देख लेते हैं। नमः के योग में होती हमारी चतुर्थी विभक्ति, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो विभक्ति वाला चैप्टर है उससे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर रक्षा और भय आर्थक जो धातुएं होती हैं, रक्षार्थक और भयार्थक धातुएं, उनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? अगले प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, पट धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का रूप पूछा था। तो प्रथम पुरुष में 3 वचन होते हैं, तीनों के हमें लिखने पड़ेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा पठतु, द्विवचन हो जाएगा पठताम और बहुवचन हो जाएगा पठन्तु। चौमासा में समास पूछा था तो चौमासा में आपका कौन सा समास रहता है? द्विगु समास। उम्मीद कर रही हूँ आपके जो 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे पांचों के पांचों सही होंगे, यानी कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ से पूरा का पूरा सही रहा होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्री धातु के लट लकार का रूप लिखिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। क्री धातु के लट लकार का रूप, तो क्री धातु का लट लकार यहाँ पर देखिए लृट लकार था, सॉरी लट बोल रही हूँ, लृट लकार था जो आपका दर्शाता है किसको? भविष्य काल को दर्शाता है लृट लकार।
तो क्या रहेगा आपका प्रथम पुरुष एक वचन? करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावा, करिष्यामा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा कुछ इस तरीके से इसका लुट लकार का तीनों वचनों में रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 से 20 तक की जो गिनतियां हैं उनको संस्कृत में लिखना है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, इसको तो आप आराम से कर सकते हैं सॉल्व। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश और 19 को नवदश, साथ साथ 20 का रहेगा विंशति। ठीक है, 19 का एकोनविंशति भी लिख सकते हो और ऊनविंशति भी लिख सकते हो, वो भी आपके सही रहेंगे। अगला प्रश्न था आपका, एक श्लोक आया था जिसका आपको अर्थ लिखना था। श्लोक क्या था? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इसका अर्थ होता है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसे, यानी कि वचने का दरिद्रता, यानी कि इन वचन को बोलने में दरिद्रता क्या दिखानी है, कंजूसी क्या दिखानी है, यही आपका अर्थ रहेगा। तो ऐसे ही आपके जो भी श्लोक हैं वो चैप्टर मैंने आपका छुड़वा दिया था। जैसे आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी वैसे ही मैं उन सारे श्लोकों को एक साथ करा दूंगी जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो उनकी आप टेंशन मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन है, उपसर्ग एवं प्रत्यय का अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो उपसर्ग के बारे में हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे अभि प्लस मुखम अभिमुखम। ठीक है, ऐसे उप प्लस गंगम लगा सकते हो तो उपगंगम हो जाएगा। ठीक, अगला प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे गम प्लस इत्वा प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? गत्वा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या था उसको देख लीजिएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके यहाँ पर। तो 16 क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों को उदाहरण सहित समझाइए। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्रश्न आपका क्या रहा। ये रहा 16 क्वेश्चन क्या था आपका कि शिक्षण अधिगम में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग बताना है। तो कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं श्रव्य दृश्य में? श्यामपट्ट, चार्ट, मानचित्र, टेप रिकॉर्डर, प्लानर बोर्ड, रोलर बोर्ड। एक चीज़ ध्यान रखना, 2 नंबर में क्वेश्चन आया है तो मैंने इसलिए इतना शॉर्ट लिखा है कि उम्मीद कर रही हूँ श्यामपट्ट के बारे में, मानचित्र के बारे में, टेप रिकॉर्डर के बारे में आप अपनी भाषा में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका, संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो संस्कृत में आपके 6 कारक होते हैं। कौन कौन से कारक हैं वो? पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, 5वां अपादान कारक और छठा है आपका अधिकरण कारक। यहाँ पर आपके 2 कारक नहीं है, कौन कौन सा? संबंध और संबोधन। ठीक है, ये आपके कारक में नहीं आते हैं। अब अगला आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था उसको देख लीजिएगा। 18 प्रश्न आए थे, जो मुझे पिक मिली थी उसमें 18वां क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था तो मैंने उसको अलग से लिख दिया है। 18वां क्वेश्चन आपका आया था, यड़ संधि का सूत्र के माध्यम से सौदाहरण व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पर सूत्र भी लिखना है और साथ साथ उसकी व्याख्या भी करनी है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप सूत्र लिखना, उसके बाद स्पष्टीकरण करिएगा। ठीक है, तो कहाँ गया आपका? ये रहा क्वेश्चन कि यड़ संधि का जो सूत्र है वो है इको यड़चि। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे कि इक प्रत्याहार के बाद कोई भी वर्ण आने पर ई का या, ऊ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देती हूँ, शायद आपको यहाँ से क्लियर हो जाए। ई कन्वर्ट हो जाता है या में, ऊ कन्वर्ट हो जाता है वा में और री जो है वो कन्वर्ट हो जाता है रा में और लिरी आपका बदल जाता है किस में? ला में। ठीक है, तो इति प्लस आदि मिलके हो जाएगा इत्यादि, सु प्लस आगतम मिलके स्वागतम, पितृ प्लस आज्ञा मिलके पित्राज्ञा। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से अगर मैं समझाऊँ आपको तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, तो इसमें जो इति है ना इसके अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है? कोई भिन्न स्वर आ रहा है। ठीक है, कोई भी वर्ण आए या यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कोई भिन्न स्वर आए। ठीक है, कोई भिन्न वर्ण, क्योंकि सेम अगर ई आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कोई भिन्न वर्ण आएगा तो ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या में बदल जाएगा। तो ई की जगह क्या हो जाएगा? या। बाकी पीछे जो था वैसा का वैसे ही रहेगा, आदि और आगे का इत्य। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? इत्यादि। ठीक है,
तो आपका जो 2022 का क्वेश्चन पेपर था संस्कृत का वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है जो PDF मिले होंगी वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।